नमस्कार छात्रों, जय हिंद। मेरा नाम राहुल सिंह। वेदांता क्लास इंदौर में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही साथ साइंस की मेंस क्लास जो एमपी टेट वर्ग 2 के लिए स्टार्ट की गई है, उसमें आपका तहे दिल से स्वागत है। तो छात्रों, हम इम्पोर्टेंट प्रश्न की चर्चा कर रहे थे, एमसीक्यू लगा रहे थे, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे थे। तो इसका जो टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक पे हम जो चर्चा कर चुके हैं, एक टॉपिक हमने पहले भी पढ़ चुके हैं जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम। आज डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट सेकंड लेके आए हैं। उससे पहले हमने एक और पार्ट इस पे बना दिया है। तो जिन बच्चों ने पिछला पार्ट नहीं पढ़ा या नहीं देखा, तो वो देखे उसे, उसके बाद ये दूसरे पार्ट की ओर कंप्लीट करेंगे। इसके अच्छे अच्छे प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। तो छात्रों, पहले प्रश्न में जाने से पहले आपसे ये कहूंगा कि आपको थोड़ा सा एमपी टेट वर्ग 2 के 2023 की चयन परीक्षा में आपको थोड़ा डीपली और गहराई में पढ़ना पड़ेगा, और जिसके माध्यम से आपको पेपर में आप बैठोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सॉल्व कर सकेंगे। इसके लिए आपको वेदांता अकेडमी इंदौर प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएगा। अच्छे से डिटेल वाइज आपको पढ़ना है तो वहां से कोर्स को परचेस करें, और साथ ही यूट्यूब चैनल पर आपको वेदांता अकेडमी इंदौर का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर चलते हैं छात्रों। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको ईमानदारी से आपको पढ़ना है। 15 सेकंड का मैं समय आपको देता हूं। आपके पास 15 सेकंड का समय है। इस प्रश्न को आराम से पढ़ो। मैं एक साइड हो जाता हूं, आपको पूरा दिखेगा स्क्रीन। ठीक है, पढ़ लिया। चलो, अगर आपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया है तो इस पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, डायरी सिस्टम से अच्छे से प्रश्न आपके लिए लाए हैं, अच्छा कंटेंट आपको दे रहे हैं, इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि पहला प्रश्न क्या है। कशेरुकियों के आमाशय की उपकला की कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से नष्ट नहीं होती। या हम सीधी भाषा में आपसे कहें कि जो स्टमक होता है, जो आपका पेट होता है, वो एचसीएल एंजाइम के कारण नष्ट नहीं होता। आपके पेट को कोई भी नुकसान नहीं होता, ऐसा क्यों? ये प्रश्न की भाषा है। तो प्रश्न की भाषा ये कह रही है, क्या इसमें उपकला का उपकला को ढके हुए श्लेष्मिक स्तर उपस्थित होता है, या आपका क्षारीय जठर रस के द्वारा एचसीएल की उदासीन कर देता है, या एचसीएल तनु होता है, या चौथा ऑप्शन आपके सामने दे रहा हूं। तो चौथा ऑप्शन आपका उपकला एचसीएल की प्रतिरोधक होती है। इनमें से आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आंसर को सोल्व करने से पहले आपको बता दें, सेकंड वाला गलत है कि क्षारीय जठर रस के द्वारा एचसीएल को उदासीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्षारीय जठर रस जो, पहली बात तो जठर रस क्षारीय नहीं होता, एसिड फॉर्म में होता है, तो ये गलत हो गया। ये भी आपका गलत है, एचसीएल तनु होता है, तनु से संबंधित पूछ रहा है, यही प्रश्न है। पहला प्रश्न इज द राइट आंसर है। तो इसका आंसर का पहला प्रश्न आपको बता दूं, पूरा तरह से राइट है। अगर हम एनालिसिस की बात करें, एनालिसिस करें कि जो आपका जो आमाशय होता है, आमाशय में स्टमक में एचसीएल एंजाइम निकलता है, जिसे हमें इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। एचसीएल एंजाइम जो होता है वो अम्लीय फॉर्म में होता है, एसिड फॉर्म में होता है, जो कि शरीर के लिए हानिकारक होता है, एक विशेष प्रकार का हानिकारक होता है। एचसीएल एंजाइम हानिकारक होने के साथ साथ आपके पेट को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये प्रश्न का कहने कह रहा था। अगर हम बात करें हानिकारक होने के कारण, ये पेट में जलन पैदा करता है, एचसीएल अगर जलन पैदा करता है, परंतु आपके शरीर को या आपके पेट को ज्यादा नुकसान नहीं होता। इसी आमाशय में आपकी म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती है। म्यूकस ग्रंथि पाई जाती है जो कि म्यूकस का स्रावण करती है।
अपने आप से म्यूकस को शरीर से रिलीज करती है, म्यूकस का स्रावण करती है। और ये किस फॉर्म में होती है तो आप बता सकते हो, ये क्षारीय फॉर्म में होती है। म्यूकस ग्रंथि या म्यूकस किस फॉर्म में होता है? क्षारीय फॉर्म में होता है। अगर हाइड्रोजन OH, आपको पता हो, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, ये आपको जो हाइड्रोजन आयन को मुक्त कहते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, जो हाइड्रोक्साइड आयन को मुक्त करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? तो आपको बनाते हैं उदासीन। तो आपको ये बात पता चल गई कि जो आपका जो HCl जो होता है, HCl कैसा फॉर्म होता है? अम्लीय फॉर्म होता है। जबकि म्यूकस कैसे फॉर्म होता है? क्षारीय। तो अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो कैसा हो जाता है? उदासीन हो जाता है, जिसके कारण आपका पेट नष्ट या पेट को ज्यादा नुकसान नहीं हो जाता। ठीक है। इसी तरह इनो पी होगी आपने, इनो, इनो भी बेटा आपका क्षार होता है। छात्रों, इनो भी एक प्रकार का क्षार होता है। जब आपके पेट में एसिडी होती है या आपके पेट में अम्लीयता की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो इनो पिलाई जाती है कि इनो भी बेस भी क्या होता है? क्षार होता है। तो हमने ये जाना कि म्यूकस क्या करता है? जठर रस के अम्लीयता को कम कर देता है और पेट को सुरक्षित करने का कार्य कौन करता है? म्यूकस करता है। और म्यूकस के कारण आपका पेट, स्टमक, आमाशय सुरक्षित रहता है। इसलिए म्यूकस अर्थात श्लेष्म की बात होती है। हिंदी में म्यूकस को श्लेष्म कहते हैं, इसलिए फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर था। सेकंड प्रश्न क्यों चलते छात्रों? आपको 15 सेकंड का समय दे रहा हूं। 15 सेकंड के अंतराल में आप इसको अच्छे से समझो, पढ़ो। विशेषकर आपके लिए अच्छे प्रश्न हम लाए हुए हैं और शायद आप इनको सॉल्व करोगे। जल्दी से जल्दी सॉल्व करो, 15 सेकंड का समय। सिंपल प्रश्न आया हुआ है, इसको आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व करें। टाइम आपका समाप्त होने वाला है। टाइम आपकी समाप्ति पे, टाइम अप हो गया आपका। तो मैं इस प्रश्न में चर्चा कर रहा हूं। प्रश्न क्या कह रहा है कि स्तनधारियों में भोजन निकलते समय कौन सी संरचना भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है? जो आपको पता है, एक खाद्य नलिका होती है, एक खाद्य नलिका होती है, एक श्वास नलिका होती है। तो भोजन आपकी श्वास नलिका में ना जाए तो वो कौन सा भाग है या कौन रोकता है? क्या वो लैरिक्स होता है, जिसको हम स्वर यंत्र के नाम से जाना जाता है, या एपिग्लोटिक्स होता है, या घंटी ग्लोटिस होता है, या फेरिक्स या ग्रसनी होता है? इनमें से आपको बताना है। आशा करता हूं कि आपने आंसर को अच्छे से समझा और लगा भी दिया होगा। तो मैं आपको आंसर बता देता हूं। तो आपको बता दे, यहां की चर्चा करें, ये जो भाग है इसको कहते हैं लैरिक्स कहते हैं। ये लैरिक्स है। इस लैरिक्स के इस पास ही झिल्ली पाई जाती है। उस झिल्ली का नाम है एपिग्लोटिक झिल्ली। इसे कहते हैं एपे या एपिग्लोटिक्स। इसको हम एपिग्लोटिक झिल्ली कहते हैं। तो सबसे पहले एपिग्लोटिक झिल्ली के कारण आपका जो ये एपिग्लोटिक झिल्ली कहां पे पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा लैरिक्स में, या आप कह सकते हैं कंठ वाले भाग में आपकी एपिग्लोटिक झिल्ली पाई जाती है। इसके कारण हमारे ये झिल्ली जब कंपन करती है, कंपन करने के साथ साथ ध्वनि साउंड उत्पन्न करती है, कुछ मात्रा में साउंड उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? साउंड। तो ये झिल्ली क्या करती है? जब आप खाना खाते हो तो खुलती और बंद होती है। जैसे आप बोलोगे तो ये खुलेगी बंद होगी, खुलेगी बंद होगी। तो खाना खाते समय इसलिए बोला जाता है कि आप खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका भोजन कहीं श्वास नली में ना चला जाए। तो ये क्या करता है? भोजन करते समय कंठ, ये झिल्ली कंठ को ढांक लेती है, कंठ को सपोर्ट कर लेती है, ढांक लेती है, जिससे उसका भोजन श्वास नली में ना जाए। तो इसका आंसर मोस्टली होगा आपका एपिग्लोटिक्स। ठीक, ये सिंपल सा प्रश्न था।
आप इस पे आंसर लगा सकते थे कि ये सिंपल सा था कि इसमें ज्यादा आपको पढ़ा भी था, आपका श्वसन से संबंधित बात है। जैसे आप रेस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ते तो उसमें भी एपिग्लोटिक्स के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या है, ये भी 15 सेकंड का समय दे रहा हूं। ये तो सबसे सरल आसान प्रश्न छात्रों, ऐसा प्रश्न अभी तक का सबसे सरल प्रश्न है कि आपको दांत के बारे में बताना है कि दांत क्या होते हैं। एक बार दंती होते हैं कौन से दांत, एक बार दंती क्या कृदंत व रत्नंग होते हैं, एक बार दंती रत्नंग या अग्रचवड़क होते हैं। मैं इंग्लिश नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये पेपर में इसी तरह से इसी टाइप से प्रश्न आया है, तो आपको हिंदी नाम भी याद रखते हुए चलना है। या अग्र चवड़क या चवड़क होते हैं या रत्नक या चवड़क होते हैं। तो आपको जल्दी से प्रश्न को पढ़ो, उसके बाद आपको आंसर लगाना है। दैट क्लियर, जल्दी से चलो आंसर पढ़ लिए, क्वेश्चन आपने पढ़ ली, चार ऑप्शन भी आपने देख लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका एक बार दंती दांत क्या होते हैं। एक बार दंती दांत की बात करें, जीवन काल में एक बार दांत आते हों। ऐसे दांत जीवन काल में केवल कितनी बार आते हों, एक बार दांत आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक बार दंती कहते हैं। और द्विदंती की बात करें, द्विदंती दांत क्या होते हैं, जीवन काल में ऐसे दांत जो दो बार आते हैं उन्हें हम द्विदंती कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए गर्त दंती क्या होते हैं और विषम दंती क्या होते हैं, ये भी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। अगर छात्रों आपसे मैं बोलूं कि एक बार दंती कौन होते हैं, ऐसे दांत जो अपने पूरे जीवन काल में स्तनधारियों में केवल एक बार आते हैं, तो आपके एक बार दांत आते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर और मोलर दांत, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अग्रचौड़क और चौड़क दांत। अग्रचौड़क और चौड़क दांत जो ऐसे दांत होते हैं वो आपके जीवन में मुख्य रूप से मतलब एक बार दंती के रूप में ही आते हैं। आप कहोगे सर प्रीमोलर नहीं आते, आप कहोगे सर प्रीमोलर दांत नहीं आते, मोलर तो आते हैं, पर आपको बताए मोलर के कुछ ही दांत आपके आते हैं। कुछ दांत ऐसे होते हैं, दो चार दांत ऐसे हैं वो लास्ट में आते हैं, जो कि आपकी अक्कल दाढ़ के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, अगर हम बात करें द्वार दंती कौन से होते हैं, तो आपको क्या लोगोगे, केनान रत्नक कैनान हो जाता है। तो इसका एक बार हो गया कृतंक, तो एक बार दंक कृतंक और रत्नंक इंसायर और कैनायर होते हैं। अगर हम गर्तदंती की बात करें, मगरमच्छ जो होते हैं उनके दांत जो होते हैं वो कौन से होते हैं, गर्तदंती होते हैं। कुछ स्तनधारियों के दांत भी गर्तदंती होते हैं। कहने का अर्थ है कि उनके दांत हड्डियों की गुहा में धसे रहते हैं, इसीलिए इन्हें गर्तदंती कहा जाता है। तो इसका मोस्टली आंसर क्या लगाओगे आप, इसका आंसर आपका एक बार दंती की बात पूछा जाए तो अग्र चवड़क और चवड़क। बच्चों आपके मन में सवाल उठ रहा हुआ, जैसे जैसे ICPM 21 23/21 23/2, तो इनका सूत्र निकालोगे टोटल कितना आएगा, 32 आता है। कैसे आएगा 32 आपको बताऊंगा। तो एक बात बताओ, 5 और 3 8, 8 का गुणा 2 से करोगे 16, नीचे भी 8 का गुणा 2 से 16, 16 दूनी 32, इस तरह से होते हैं। तो कहने का अर्थ है जीवन में अग्र चवड़क और चौड़क को ही स्थायी दांत बोला जाता है, इनको ही हम स्थायी दांत के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखने योग्य है। ठीक है, अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें इनेमल कोष का, चलो प्रश्न को पढ़ो बच्चों। अच्छा प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, आपके एग्जाम में ही आया है, तो इसी तरह आप प्रश्नों को पढ़ो। मैं आपका टाइमिंग सेट कर देता हूं, 15 सेकंड का समय आपको दे देते हैं, उसके बाद आपकी एक भी हम नहीं सुनेंगे और इस पे एनालिसिस बहुत ही डीपली करने वाले। चलो प्रश्न कह रहा है
इनेमल कोशिका में पानी की मात्रा क्या होती है? ऐसा शायद प्रश्न मुझे ध्यान है, एक ऐसा पहला प्रश्न भी पहले शायद कुछ ऐसा कुछ करा चुका हूं, पहले लेक्चर में आप देखोगे तो कुछ मिल जाएगा। प्रश्न आपके सामने है कि इनेमल कोशिका में पानी की मात्रा का परसेंट बताना है। क्या पानी की मात्रा का परसेंट आपका 90 से 92% है, या आप कहोगे 75 से 80% है, या 40 से 50%, या 3% है? इसका आपको आंसर बताना। आशा करता हूं प्यारे छात्रों, स्टूडेंट, टीचर्स, आप तो आंसर को लगा लिया होगा। आंसर भली भांति आप जानते हो, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका है चौथा इज द राइट आंसर। इनेमल की बात करें, इनेमल की बात करें, ये मानव का सबसे कठोर भाग है। मानव का सबसे कठोर भाग में गिना जाता है। मानव का सबसे कठोर भाग है इनेमल होता है। अगर बात करें दूसरी भाग की, इस इनेमल का जो निर्माण होता है वो एक्टोडर्म में होता है। एक्टोडर्मल में होता है। आपको पता है कि भूरी जनरल स्तर 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होता है। और कौन सी सेल से बनता है? तो एमेलोब्लास्ट, एमेलोब्लास्ट सेल से बना होता है। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि इनेमल में किस प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है? एमेलोब्लास्ट सेल से मिलकर बना होता है। आपको छात्रों बताऊं, परसेंट के अलावा ये सारी पॉइंट भी आपको याद रखते हुए चलने, ये प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। जैसे आपको बता दें कि इनेमल में 96% जो होता है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये अकार्बनिक पदार्थ के रूप पाए जाते हैं। जबकि आपके 3% जो होते हैं वो आपका जल पाया जाता है, और कुछ प्रोटीन भी पाई जाती है। जैसे प्रोटीन की बात करें, कैरोटीन प्रोटीन, दांत में कौन सी प्रोटीन होती है? कैरोटीन या कैरेटिन या ओसिन प्रोटीन, ये प्रोटीन दांत में पाई जाती है। तो प्यारे छात्रों, थोड़ा सा इन पे भी आप चर्चा करते हुए चलेंगे। इसलिए 96% आपका ये था और 3% जल था। और प्रोटीन कौन सी थी? कैराटिन या कैरोटीन एक ही प्रोटीन है। तो आपका आंसर इज द 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं, ये तो मालूम होना ही चाहिए। इस तरह का प्रश्न पहली भी क्लास में करा चुका हूं, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। 10 से 15 सेकंड का समय लीजिए, बड़ी तसल्ली से, बड़े आराम से, धैर्य से प्रश्न को समझो। ये कहना क्या चाहता है, इसकी भाषा को पकड़ के रखो। ठीक है, प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि किस सतह में ब्रूनर ग्रंथि और कहीं कहीं ब्रूनस ग्रंथि भी मिल जाती, तो नाम सेम है, समानता रखता है, कोई भी घबराने की कोई बात नहीं है। तो ब्रूनस या ब्रूनस ग्रंथि कहां पाई जाती है, ये कार्य क्या होता है, तो वो चीज आपको रखनी है कि आमाशय की सब म्यूकस गुहा में, या इलियम की म्यूकासा में, या ग्रहणी की सब म्यूकासा में, या चौथा आंसर आता है ग्रस्का की म्यूकासा में। तो प्यारे छात्रों, आपने इस पर आंसर लगाया होगा। तो ब्रूनस ग्रंथि का संबंध आमाशय तो है, आमाशय से दूर दूर तक नहीं है, आमाशय इसका कतई आंसर नहीं है। अब बात करते हैं कि सर ग्रस्का से भी इसका दूर दूर से संबंध नहीं है, इसका संबंध है आंत, छोटी आंत से संबंधित है। ब्रूनस ग्रंथि का संबंध छोटी आंत से है, और छोटी आंत के कौन से भाग से है? तो इलियम वाले भाग से नहीं होता, ग्रहणी का संबंधित होता है। इसलिए थर्ड इज द राइट आंसर है। तो मैं आपको चर्चा का विषय बताऊं, यहां पर ब्रूनस जो ग्रंथि होती है, ब्रूनस जो ग्रंथि आपके छोटी आंत में पाई जाती, ना कि बड़ी आंत में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है
छोटी आंत में प्रेजेंट होती है और बड़ी आंत में अब्सेंट होती है। तो कई बार ऑप्शन में बड़ी आंत दे देता है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये ब्यूनस ग्रंथि जो होती है, आंत का ग्रहणी भाग होता है। ग्रहणी भाग कौन सा होता है? ड्यूडेनम। इस वाले भाग में आपकी छोटी ये ब्रूनस पाई जाती है। ये करती क्या है? तो इसका जो कार्य है, मुख्य कार्य, ये आपको बता दूं, ये आमाशय की सुरक्षा करती है। आमाशय की दीवारों की सुरक्षा करती है। तो सबसे पहले तो मुख्य कार्य क्या होता है ब्रूनस ग्रंथि का? आमाशय की दीवारों को प्रोटेक्शन करती। किससे करती है? तो आप कहोगे जठर रस से करती है। प्रोटेक्शन किससे करती है? जठर रस से करती है, आमाशय। अगर ये बताओ ड्यूडेनम जो होता है वो आंत का कौन सा भाग होता है? फर्स्ट भाग होता है, प्रारंभिक भाग होता है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रूनस ग्रंथि का संबंध किससे है और जिसका जो फंक्शन क्या होता है, वो कार्य क्या होता है, वो सारी चीज आपको याद रखते हुए चलना है प्यारे छात्र। नेक्स्ट प्रश्न की ओर कदम रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सरल प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। लोग प्रश्न को पढ़ो आराम से। प्रश्न क्या कह रहा है? 15 सेकंड आपके पास समय है। टाइम आपका चालू हो चुका है। प्रश्न कह रहा है कि टैलिन का श्रावण डॉट 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 में एवं कार्य डॉट डॉट माध्यम में करता है। वो आमाशय अम्लीय होता है या लार ग्रंथि 6.7 होता है या अग्नाशय क्षारीय होता है या पित्ताशय क्षारीय होता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि टाइलिन एंजाइम, टाइलिन का संबंध जो एंजाइम जो होता है, पहले तो टाइलिन को समझना हमको। टाइलिन क्या है? एक प्रकार का, टाइलिन एक प्रकार का एंजाइम है जो कि पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड लार ग्रंथि, पैरोटिड लार ग्रंथि से निकलता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि जो आपका टाइलिन एंजाइम कहां से सीक्रेशन होता है? तो पैरोटिड लार ग्रंथि। लार ग्रंथि 3 होती है, पैरोटिड होती है, सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल होती है। तो यहां से सीक्रेशन होता है। अगर बात करें टाइलिन एंजाइम किसका पाचक करता है या पाचन करता है, तो स्टार्च का पाचक करता है, स्टार्च का पाचन करता है। अगर छात्रों ये आप स्टार्च है, स्टार्च का पाचन होगा तो पाचन कौन करता है? स्टार्च का पाचन टाइलिन। और किस में बदल देगा? स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। तो स्टार्च चेंज इनटू माल्टोज, और माल्टोज भोजन को मीठा बनाने का हल्का सा मीठा कर देता है। भोजन को हल्का मीठा कर देता है। इतना भी आपको ध्यान रखने है कि आपके जो और जी स्टार्च का पाचन होता कहां पर? तो आप कहोगे मुख में स्टार्च का पाचन होता है। और यही बात करेंगे कि पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ हो रही है, पाचन क्रिया का प्रारंभ कहां से होता है, तो वो भी आपको कहोगे मुख से होता है। लार का पीएच आपको पता है कितना होता है? 6.8 से 7 तक होता है। लार औसतम अम्लीय प्रकार की होती है। लार में एंजाइम आपको पता होता है, तो टाइलिन एंजाइम लाइसोजाइम एंजाइम होता है। टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। लाइसोजाइम एंजाइम जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करना है। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दिया कि टाइलिन एंजाइम पैरोटिड लार ग्रंथि से निकलता है। आई होप आपको सारी बात क्लियर हो चुकी होंगी। तो नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं? चलो तो प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न को पढ़ो। 15 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है प्यारे बच्चों। 15 सेकंड के अंतराल पे इसको आप करना स्टार्ट करो। चले, पढ़ लिया आपने? प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्न की भाषा को पकड़ो। हाँ, थोड़ा सा आपको साइंस अच्छा पढ़ना पड़ेगा, जब जाके थोड़ा प्रश्न आपसे बनना स्टार्ट होंगे।
ये प्रश्न दिखने में सरल है, सोचने में कठिन है। आजकल इसी टाइप के प्रश्न व्यापम में या जो आपकी चेंज हो गया है मध्य प्रदेश की परीक्षा बोर्ड जो लेता है चयन परीक्षा, उसमें इसी टाइप के आने वाले। आपको प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से यकृत का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ द लिवर। फंक्शन लिवर का कार्य क्या है? ये प्रश्न पूछा गया है। नहीं है, नहीं पूछा गया है। यकृत का कार्य नहीं है। क्या डीएमिनेशन करना, वायसीकरण करना या प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण करना हो सकता है, या हम कह सकते हैं बाइल संग्रहण, पित्तरस या वसा में घुलनशील विटामिन का। तो आपको बता दें यकृत के तीनों कार्य सही है, एक इसमें गलत है, उसका गलत सिस्टम ये वाला इसका गलत है। इसको कहते हैं बाइल संग्रहण को कहते हैं पित्तरस, और पित्तरस का संग्रहण कौन करता है? पित्तरस को निकलता है, पित्तरस को संग्रहण करता है पित्ता से गोल ब्लडर। पित्त निकलता कहां से है? तो वो यकृत से निकलता है। अगर मैं आपसे पूछा जाऊं कि यकृत जो होता है कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करता है, किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करता है, उपापचय भी करता है। प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इतना काम करता है। वसा का पाइसीकरण करता है, स्टोन प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और भी बहुत कार्य करता है। स्टोन प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और हम कर सकते हैं विटामिन। विटामिन कौन सी होती है? तो ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया और B12 हो गया। ये सारी चीज आपके यकृत का मुख्य फंक्शन होता है। यूरिया का निर्माण भी करता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का भी निर्माण करता है। ठीक है, बहुत सारा जो भी आपका मुख्य भाग होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्किंग सिस्टम आपको यकृत के माध्यम से होता है, जिसके कारण आपका लिवर जल्दी फेल हो जाता है। इसलिए आपसे आंसर क्या होगा? बाइल संग्रहण इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर छात्रों। एवरीवन इस प्रश्न को पढ़ो, इस प्रश्न को पढ़ने और अच्छे से इसका आंसर देना है। सिंपल सा प्रश्न है, प्रश्न की भाषा को समझो और प्रश्न क्या कहना चाहता है उसको आपको पकड़ के रखना है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ईमानदारी से पढ़ो। प्रश्न ये कह रहा है कि आमाशय के श्लेष्मा, श्लेष्म का मतलब ही म्यूकस होता है। पहले वाले प्रश्न में ही यही बताया था कि जो म्यूसिलिस्म का की पैराइटल कोशिका निम्न से किसका श्रावण करती है, या मैं सीधी भाषा में ये कहूं कि पैराइटल कोशिका के द्वारा कौन सा एंजाइम निकलता है, क्या वो एंजाइम आपका क्या होता है? तो मैं आपको बता दें, आमाशय में दो प्रकार की सेल होती है। एक होती है पैराइटल, जिसे ऑक्सीनेटिक सेल भी कहते हैं, ऑक्सी, हाँ ऐसे ही ऑक्सीनेटिक सेल भी कहते हैं। और दूसरी होती है पेप्टिक सेल, दूसरी सेल को हम पेप्टिक सेल कहते हैं। पैराइटल सेल क्या करती है? HCl का सीक्रेशन करती है। तो पैराइटल सेल से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, और जबकि पेप्टिक सेल्स की बात करें तो इससे रेनिन एंजाइम निकलता है और पेप्सिन एंजाइम निकलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पेप्टिक सेल से आपका रेनिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम निकलता है, जबकि पैराइटल से HCl निकलता है। अगर हम बात करें HCl के कार्य क्या है, तो सबसे पहले ये HCl क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है HCl। दूसरे कार्य की बात करें, ये HCl जीवाणु को नष्ट करता है, जीवाणुओं को
नष्ट करने का कार्य करता है, HCl करता है। तीसरी बात हम बात करें, जो एंजाइम होते हैं उनको सक्रिय करता है, एंजाइम को सक्रिय करता है और साथ ही साथ भोजन को पचाने में सहायता भी करता है। भोजन को पचाने में सहायता भी करता है। तो इतना सारा इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारा कार्य क्या है, प्रश्न क्या था कि आमाशय की श्लेष्मा का की पैराइटल कोश से निम्न में से किसको निकलती है? तो पेप्सिन तो आपको पेप्टिक सेल से निकलती है। पेप्टिक सेल से म्यूसिन नहीं होता। राइट आंसर इज द सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। छात्रों, तो आपको ये आंसर पता चल गया कि हमने बहुत ही डिटेल से, बहुत ही गहराई से पढ़ रहे हैं चीजों को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पढ़ो। क्या प्रश्न है? वयस्क मनुष्य का नहीं पूछा। वयस्क मनुष्य में 17 साल से पूर्व लड़का जवान नहीं हो पाया है, 18 साल का नहीं हो पाया है। 17 साल से पूर्व का दंत सूत्र बताओ। ना वो बच्चा है ना वयस्क है, उनके बीच की जो अवस्था है, उनका बीच का जो उम्र है, उस समय दांत का सूत्र क्या है? बच्चों, खरगोश का भी दंत सूत्र पूछ लिया जाता है, शेर का भी पूछ लिया जाता है, मच्छर का भी दंत सूत्र कभी पूछ लिया जाता है। वो ऑलरेडी वीडियो डली हुई है, आपको वहां से मिल जाएगी। आपको स्टोर में वेदांता अकेडमी ऐप आपको अपलोड करना है, डाउनलोड कर लो। इसमें कंटेंट के माध्यम से आपको ढूंढोगे, प्ले लिस्ट में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इसका आपको 10 से 15 सेकंड का समय दे रहा हूं, ईमानदारी से फोकस करके पढ़ें। 50-15 का 50-50 का चांस बनाओ, 2 को हटाओ, 2 को लगाओ, फिर 2 में से 4 स्टार्ट करो। ओके, आशा करता हूं कि आपने प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लिया हो। प्रश्न ये है, वयस्क मनुष्य की बात करें, अगर मैं बच्चों की बात करूं, बच्चों का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2102 2102 इंटू 2 बराबर 20। अब आप कहोगे सर 20 कहां से आ गए? सर ऊपर के 5, 5 ने 2 से गुणा किया 10, नीचे ऊपर कितने दांत हैं? तो आप कहोगे 10 दांत है। नीचे में कितने दांत हैं? 10 दांत हैं। टोटल कितने दांत हो गए? दांत हो गए 20 हो गए। अगर हम वयस्क की बात करें, वयस्कों की बात करें 18 साल के बाद, तो 21-23 बटे 21-23 इंटू 2 32, क्योंकि 8 का गुणा 2 से करोगे तो ऊपर कितने दांत हैं? 16। नीचे कितने दांत हैं? 16, क्योंकि 8 इंटू 2 16, 16 दूनी 32। अगर छात्रों हम यहां से 17 साल से पूर्व की बात करने वाले, 17 साल से पूर्व बच्चों का होता है 21-22, 21-22 बटे 21-22 इंटू 2, अर्थात 2 दूनी 4, 7, 7 दूनी 14, ऊपर 14 दांत हो गए, नीचे 14 दांत हो गए, टोटल दांत हो गए 28 दांत होते हैं। उनमें मोलर दांत जो होते हैं, लास्ट के 4 जो मोलर दांत होते हैं, अकल दाढ़ का विजडम टूथ होते हैं, वो बाद में आते हैं। तो राइट आंसर आप देख लो, ये वाला फॉर्मेट कहां निकलना है? तो ये वाला फॉर्मेट, ये राइट आंसर है, ये इज द राइट आंसर है। पहले ऐसा प्रश्न आपने नहीं देखा हुआ, आशा करता हूं नए प्रश्न और नए ही मिलेंगे। आपको नया प्रश्न है, जल्दी से इस प्रश्न को पढ़ो। 15 सेकंड के समय अंतराल पर मैं आपको 15 सेकंड ओनली, सरल प्रश्न है, पूछा इतना सा गया है, जरा सी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। पूछा क्या है कि पित्त के बारे में कौन सा कथन गलत है? पित्त आप जानते हो? जानते हो? तो पित्त के बारे में आपसे पूछा गया, तो लगाओ आंसर, दिमाग घुमा दो जल्दी से। ओके, आपका दिया गया टाइम थोड़ा समाप्त होने में, जल्दी से टिक 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 समय हो रहा है।
तो प्यारे छात्रों, तो आपको बात करें कि यहाँ पर प्रश्न दिया है कि पित्त के बारे में कौन सा कथन गलत है, रॉन्ग है। पहला कथन है कि वसा के पाचन की आवश्यक होता है, हो सकता है, ये तो सही है। पित्त क्या करता है, वसा को पचाने में या पाचन करने में क्या होता है, सहायक होता है। इज द राइट आंसर। पित्ताशय में संग्रहण होता है, स्टोर, पित्त जो बाइल जूस कहां पर स्टोर होता है, पित्ताशय में होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। इज द राइट आंसर। केवल शर्कराओं के सामान्य पाचन के लिए आवश्यक है, ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत है, तो राइट आंसर आपका 3 हो, गलत पूछा गया है। तो ये आंसर आपका होगा कि पित्त आपके लिए वसा के लिए आवश्यक होता है, आपका पित्ता संग्रह करने का कार्य करता है। पित्त से आपसे अगर मैं आपसे थोड़ा मोटा मोटा, पित्त रस निकलता कहां से, तो लिवर से निकलता है। स्टोर कहां पर होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। पीएच मान क्या होता है, 7.7 होता है, क्षारीय होता है, जो कि आपका एक पाचक रस है, जो कि आपके पित्त रस, यकृत, अग्नाशय का पूरा जो रस होता है, वो आपके आगे छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में पाचन करने में सहायता प्रकट करता है। इतनी बात आप ध्यान रखें, इतने से काम चल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चलो, सेम प्रश्न है। निम्न में से कौन सा पित्ताशय का कार्य है। मैं पूरी चर्चा का समझा चुका हूं, अब भी इस प्रश्न को गलत करोगे, उसी तरह का प्रश्न है जिस तरह का पहला प्रश्न था। किसी भी तरह का चेंजेस नहीं है, ओनली थोड़ा सा लैंग्वेज और थोड़ा सा चेंज हुआ है, परंतु मैं जो अभी समझा है बिल्कुल सेम टू सेम है। प्रश्न क्या है, निम्न में से पित्ताशय का कार्य है, फंक्शन क्या है गॉल ब्लैडर का। तो सबसे पहले विअमीनीकरण करता है, बिल्कुल कर, विअमीनीकरण करता है क्या, तो आप कहोगे नहीं करता। ये कार्य किसका है, यकृत करता है। प्लाज्मा का कार्य करता है क्या पित्ताशय, प्लाज्मा जस्ट बताया था, यकृत करता है। वसा में घुलनशील विटामिन का कार्य भी कौन करता है, यकृत करता है। बाकी ये सारा का सारा राइट आंसर पित्त संग्रह या बाइल जूस का स्टोर करने का कार्य पित्ताशय करता है। और जबकि विअमीनीकरण, पाइशीकरण हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण हो गया, वसा में घुलनशील प्रोटीन विटामिन का संग्रहण हो गया, ये सारा का सारा जो वर्क है, कार्य है, वो करता है हमारा लिवर अर्थात यकृत करता है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी और आप तक, आपके दिमाग तक मेरी बातों का थोड़ा बहुत या ज्यादा असर हो रहा होगा। इसी चलते हुए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे सरल प्रश्न अभी तक नहीं आया, तो ये सबसे सरल प्रश्न है कि आपको क्या बताना है। जल्दी से प्रश्न को पढ़ो और इसका आंसर देना स्टार्ट पढ़िए। आपने प्रश्न को बेहतरीन रूप से पढ़ लिया, तो मैं आपको बता दें कि कर्णमूल, पैरोटिड, पैरोटिड लार ग्रंथि पाई कहां आती। पहली बात एक में आपको नोटिस कराना चाहता हूं चीज कि पैरोटिड ग्रंथि को कर्णमूल भी कहते हैं। तो कर्णमूल क्यों कहते हैं कि ये कान के पास पाई जाती है। ग्रंथि कहां पाई जाती है, जीभ के नीचे, कान के पास, आंख के सर। आपसे नाम से स्पष्ट होता है कर्णमूल, तो कर्णमूल कान के यहां पर होगी, तो इसका राइट आंसर इज द सेकंड, इज द राइट आंसर। फिर भी आपको एनालिसिस करना आवश्यक है। आपको बताऊं पैरोटिड ग्रंथि जो होती है, पैरोटिड ग्रंथि की बात करें, यह हमारे कान के पास पाई जाती है, कान के पास होती है। और सबसे बात करें, ये लार उत्पादन कितनी करती है। लार उत्पादन की बात करें तो 25% लार का उत्पादन करती है। पैरोटिड ग्रंथि के माध्यम से 25% लार उत्पन्न होती है। जो आपको गलसुआ हो जाते हैं क्या, गलसुआ आपने देखा होगा
गलसुआ रोग हो जाता है, गलसुआ रोग हो जाता है। गलसुआ रोग में क्या होता है, आपका ये जो भाग है ना पूरा फूल जाता है। अभी तो बहुत कम होता है, जब हम छोटे थे तो हमारे गलसुआ फूल जाते थे। खट्टी चीज खाने से, बाहर की चीज खाने से यहाँ पर सूजन आ जाती, तो ये पैरोटल ग्रंथि में ही सूजन आती, तो गलसुआ रोग हो जाता था। अगर हम सबमेंडुलर की बात करें, दूसरी ग्रंथि का नाम हो सब मैंडिबुलर, ये निचले जबड़े में पाई जाती है। ये कहां पर पाई जाती है, निचले जबड़े में पाई जाती है, और सबसे ज्यादा लार उत्पन्न करती है। लार का 70% भाग जो होता है वो सब मैंडिबुलर के द्वारा निकाला जाता है। अगर नेक्स्ट की बात करें, सब लिगुलर ग्रंथि तीसरी होती है, सब लिगुलर ग्रंथि, जो कि हमारे जीभ के पास होती है और 5% लार का निर्माण करती है और 5% लार प्रोडक्ट करती है। तो आपको यह भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। सिनुसाइड्स क्या होते हैं, सिनुसाइड्स बताओ किससे संबंधित, इतना ही बता दो। ये पेपर पुलिस के एग्जाम में आया था और मुझे इतना बेहतरीन लगा कि आपका ये प्रश्न रिपीट भी होगा। आप देखना ईमानदारी से ये प्रश्न रिपीट होना, क्योंकि ये प्रश्न कई बार ऐसा प्रश्न है कि इसको हल करने में अच्छे अच्छों का पसीना निकल जाएगा। सिनुसाइड क्या होते हैं, किस में पाए जाते हैं, तो आप इसको सोचो जल्दी से। सबसे पहले आपको बता दूं, इसका संबंध हृदय से नहीं है। गलत गलत गलत, यकृत से संबंधित सिनुसाइड पाई जाती है यकृत। सबसे पहले ये जो इसका संबंध जो होता है, इसका संबंध यकृत से है। एक प्रकार की रक्त केशिका है, एक प्रकार की रक्त केशिका, कोशिका नहीं केशिका। ये रक्त केशिका क्या कार्य क्या, तो आपको बता दें, रक्त यकृत की जो धमनी होती है पोषक तत्वों से क्या करती है, ऑक्सीजन को स्टोर करने का एकमात्र स्थल होता है। तो इसका संबंध जो होता है वो हमारे यकृत से होता है। तो आपको ये रखना कि रक्त केशिका है, इसमें ऑक्सीजन को स्टोर करने का, पोषक तत्वों को स्टोर करने का मुख्य स्थल है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न को आप पढ़ो पढ़ो छात्रों, नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करो। प्रोटीन, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ा जाता है, या अमीनो अम्ल में तोड़ा जाता है प्रोटीन को। तो प्रश्न इतना सरल है, पर जब भी आपने ऐसे प्रश्न को देखा होगा तो आप गलत ही करके आते हो, क्योंकि आपको ओनली ऊपर ऊपर की जानकारी होती है, डीप नॉलेज आपको बिल्कुल नहीं होती। क्या प्रोटीन का अमीनो अम्ल में तोड़ा कहां जाता है, क्या वो आपका आंसर मुख गुहा में, तो मुख गुहा तो उसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मुख में होता है आपके स्टार्च का पाचन, ना कि प्रोटीन को तोड़ा जाता। क्या आमाशय में होता है, सर आमाशय में जो खाद्य पदार्थ आप खाते हो उसमें से प्रोटीन को अलग कर लिया जाता है, प्रोटीन को पाचन होता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में नहीं तोड़ा जाता। क्या मलाशय द्वार में होता है कि नहीं, इसका राइट आंसर आपकी आंत में होता है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ा जाता है, वो कहां पर होता है, आंत। अगर आंत का हिस्सा पूछ ले तो, आंत प्रोटीन का अमीनो अम्ल तोड़ा जाता है आंत के कौन से हिस्से में, आंत के 3 हिस्से होते हैं, ड्यूडेनम होता है, जूजेनम होता है, और लास्ट वाला जो भाग होता है वो इलियम होता है। ये प्रारंभिक भाग है, ये आपका प्रारंभिक भाग होता है, अर्थात हमें कैसे, आंत का शुरुआती भाग जो होता है वो ड्यूडेनम होता है, जिसका संबंध कहां से होता है, आमाशय से, स्टमक से जुड़ा होता है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए फायदेमंद है कि आंत का कौन सा भाग पेट से जुड़ा होता है, स्टमक से जुड़ा होता है, तो आमाशय ड्यूडेनम।
तो ड्यूडेनम को हिंदी में कहते हैं गरड़ी। तो बस समझ लो, यहीं पर प्रोटीन का, अमीनो अम्ल का टूट जाता है। सबसे ज्यादा पाचन जो होता है वो छोटी आंत की गरड़ी अर्थात ड्यूडेनम में होता है। पाचन क्रिया का अंत छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के किस भाग का होता है? ड्यूडेनम लगा के आएंगे आप। अगर मैं आपसे पूछा जाऊं कि जूजेनम होता है वो आंत का मध्य भाग होता है। इलियम जो होता है आंत का अंतिम भाग होता है। अंतिम भाग होता है जो कि आपकी बड़ी आंत से कनेक्ट होता है और सबसे लंबा भाग भी होता है। ये लगभग सबसे लंबा भी होता है। तो हमने कहने का अर्थ है कि जो आंत में जो भी भोज्य पदार्थ का टूटन होता है वो आपकी ग्रैंडी के ड्यूडेनम में। तो आपका आंत के किस भाग में टूटेगा? ड्यूडेनम में टूटेगा। तो आप इसको भी एनालिसिस कर लेना। आगे चलते छात्रों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। टैलिन बहुत इंपॉर्टेंट और इस तरह का प्रश्न अभी अभी हमने किया है। भाषा चेंज हो गई है परंतु जो थीम थी सेम टू सेम थीम उसी पर आधारित है कि आमाश टैलिन आमाशय में कार्य नहीं करता क्योंकि हो जाता है कि एचसीएल की उपस्थिति कारण निष्क्रिय हो जाता है या रेनिन के कारण निष्क्रिय हो जाता है, पेप्सिन के कारण निष्क्रिय हो जाता है। इनमें से कोई नहीं। लगाओ 15 सेकंड का समय आपको दे देते हैं। टाइमर आपका चालू है, जल्दी से इसको लगाओ। बात करें तो आपको बता दें रेनिन एंजाइम कहां से निकलता है? आमाशय से। ये भी पहले नोट कर लेते सारी चीजें। पेप्सिन एंजाइम कहां से निकलता है? आमाशय से। एचसीएल एंजाइम कहां से निकलता है? आमाशय से। और टाइलिन एंजाइम कहां से निकलता है? ये निकलता है मुख गुहा में। और मुख गुहा की पैरोटिड ग्रंथि लार ग्रंथि से निकलता है। पैरोटिड ग्रंथि लार ग्रंथि से निकलता है। बस आपको यहीं पर इतना सा सवाल था, खत्म हो गया। क्योंकि सर आमाशय के कार्य नहीं करता, आमाशय में कैसे कार्य करेगा? क्योंकि निकलता मुख से। आपको एक चीज और आपको बता दूं, एचसीएल एंजाइम सभी एंजाइम को क्या करता है? सक्रिय कर देता है, उनको जगा देता है। एचसीएल एंजाइम में इतनी ताकत है कि आपके जितने भी एंजाइम होते हैं, जैसे पेप्सिनोजन एंजाइम होता है, जैसे मैं आपके यहां पर एक उदाहरण से आपके माध्यम से समझा दूं। पेप्सिनोजन एंजाइम है या प्रोरेनिन एंजाइम है। अभी ये सो रहे हैं। ये किस अवस्था में? निष्क्रिय अवस्था में, सक्रिय अवस्था में नहीं है, ये सो रहे हैं। जैसे ये एचसीएल से क्रिया करेंगे, क्या बना लेंगे? पेप्सिन एंजाइम बना लेते हैं। ये क्या बना लेगा? रेनिन बना लेगा। तो ये अब अवस्था कैसी हो गई? सक्रिय हो गई। तो इसका संबंध, तो टैलिन का संबंध मुख गुहा से, तो एचसीएल की उपस्थिति का निष्क्रिय रहता है। तो राइट आंसर इज द राइट आंसर है। क्यों कह रहा हूं यहां पर ए कौन सा क्यों मान रहा हूं? क्योंकि एचसीएल इसको सक्रिय नहीं कर पाता। अगर एचसीएल इसको सक्रिय कर देगा तभी तो वो कार्य करेगा अपना। एचसीएल के कारण वो कैसा रहता है? निष्क्रिय होता है, कोई कार्य नहीं करता। ठीक, इसलिए मैंने फर्स्ट वाले को लगाया है रेनिन के कारण। तो रेनिन तो ऑलरेडी एचसीएल के संपर्क में रहता है, इसलिए तो वो सक्रिय रहता है। पेप्सिन भी रेनिन एचसीएल के कारण सक्रिय रहता है, सक्रिय नहीं रहता तो वो टैलिन होता है एचसीएल के कारण। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चर्चा का विषय बनाते हैं। बेहतरीन प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। बताओ यकृति कोशिका द्वारा स्रावित होता है, या मैं सीधा सीधा मोटा मोटा आपसे कह दूं कि लिवर सेल के द्वारा कौन सा एंजाइम सीक्रेशन होता है, कौन सा एंजाइम निकलता है? चलो बता दे। तो आपको जानकारी होनी चाहिए हर चीज की। लाइपेज की बात करें
ये अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। ये क्या करता है, लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। अगर हम एमाइलेज की बात करें, ये भी अग्नाशय से निकलता है और स्टार्च का पाचन करता है। अगर हम ट्रिप्सिन की बात करें तो ये भी अग्नाशय से निकलता है और ये प्रोटीन का पाचन करता है। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब बचता है कौन सा, यकृत कोशिका द्वारा स्रावित होता है, ये अग्नाशय से निकल रहा है। बचा कौन सा है, तो आपको पित्त वाला चीज तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जब भी पित्त से संबंधित कुछ आ गई तो वो कहां से निकलेगा, यकृत से। ठीक है, तो पित्त निकलता कहां से, बाइल जूस निकलता कहां पर है, यकृत से। स्टोर कहां पर होता है, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। इज द राइट आंसर, इज द 4 इज द राइट आंसर। चले नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, लंबे समय तक भूखा रहने पर, जैसे आपको पता है कि आपने ज्यादा खाना नहीं खाओगे, आपने नाराज हो गए, आप गुस्सा हो गए या आपने नवदुर्गा चालू हो जाएंगी तो आप व्रत रखोगे, तो नवदुर्गाओं में आप खाना नहीं खाते या हल्का फुल्का खाते हो, तो लंबे समय तक आप भूखा रहने की स्थिति शरीर किससे संग्रहित होता है, जो ग्लूकोज भोजन का उपयोग किससे करता है। अगर मेरे पास भोजन नहीं है तो मैं किसी से तो भोजन लूंगा, मेरे पास पैसा नहीं तो कहीं से तो भोजन की उपलब्ध करूंगा। इसी तरह आपके शरीर में भोजन नहीं कर रहे, भूखा रह रहे, तो आपको भोजन की आवश्यकता कहां से लेगा आपका शरीर, तो आपको बता दो, जल्दी से आंसर दे दो इसका। यकृत से, फुफ्फुस को कहते हैं श्वास, श्वसन से संबंधित, तो ये तो गलत कर दिया। वसा, त्वचा, ये भी गलत कर दिया। पिलिया का संबंध बिल्कुल नहीं है, यकृत से लेता है। यकृत में एक्स्ट्रा ग्लूकोज जमा होता है जिसे ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। जब आपको अतिरिक्त ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोजन टूट जाता है ग्लूकोज में, जिसके कारण आपके शरीर को ऊर्जा मिल जाती है आवश्यकता होने पर। इसलिए इसका राइट आंसर इज द, चल, पेप्सिन एंजाइम कितने पीएच पर कार्य करता है, ये अच्छा प्रश्न है, 1 लाइन का प्रश्न है। जो पेप्सिन एंजाइम है, पहली बात तो आपको बताना पड़ेगा, प्रश्न को पढ़ो और पेप्सिन एंजाइम कितने पीएच पर कार्य करता है, पावर ऑफ बताओ। पेप्सिन एंजाइम की बात करो, पेप्सिन एंजाइम कितने पीएच पर कार्य करता है, क्या वो पीएच 3 पर प्रोटीन को तोड़ने का कार्य, मानता हूं थोड़ा थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, आपको सोचने में मजबूर कर रहा होगा। मैं आपको बता दूं, 3 पर, पीएच 3 पर प्रोटीन को तोड़ने के लिए, पीएच 2 पर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, 7 पर प्रोटीन को पेप्टाइड तथा पेंटोज में बदलने के लिए, 2 पर प्रोटीन को एमिनो एसिड बदलने के लिए। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, तब इस प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे कि जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो कहां से निकलता है, आमाशय से निकलता है। ठीक है, और आमाशय में किसका पाचन होता है, तो आमाशय में आप बचाओगे प्रोटीन का पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट वाला तोड़ दो, गलत गलत। अब आप देखो, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है, अमीनो एसिड में कहां बदलता है, आंत में बदलता है। प्रोटीन अमीनो एसिड में चेंज कहां होती, आंत में होती, इसलिए यहां पर गलत, राइट आंसर इज द 3। ये कॉमन सेंस से संबंधित प्रश्न था, एक शब्द से क्लियर कराया कि आमाशय में किसका पाचन होता है, प्रोटीन। प्रोटीन इसमें भी और इसमें, दोनों गलत कर दिए मैंने यहां पर। अब इसमें क्यों गलत कर दिया, क्योंकि प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज कहां होता है, छोटी आंत के ग्रैनी वाले भाग में होता है, इसलिए यहां पर इसको भी गलत कर दिया। राइट आंसर ए। चलो, अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है। भोजन का सर्वाधिक पाचन डॉट 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 कहां होता है, जस्ट
अभी बताया है, जस्ट अभी बताया है, पिछले 2 प्रश्नों में बताया था। तो भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहां पर होता है, तो आपको बताना होगा कि सबसे ज्यादा पाचन भोजन का कहां होता है, आमाशय में नहीं होता। कॉलम क्या होता है, कॉलम बड़ी आंत का भाग होता है। कॉलम सेक्टम वगैरह जो होते हैं ये बड़ी आंत के भाग होते हैं, और जेजुनम इन दोनों में से एक है। और ड्यूडेनम, जेजुनम, ड्यूडेनम, तो इसका राइट आंसर होता है ग्रहणी, इसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। तो सबसे ज्यादा भोजन का पाचन का होता है वो ग्रहणी में होता है, ड्यूडेनम में होता है। तो पाचन क्रिया का अंत छोटी आंत के किस भाग में होता है, तो आपका आंसर लगा हुए ग्रहणी। चल, खत्म हो गया आज के प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, प्यारे छात्रों, प्यारे टीचर्स, आज का सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा और अच्छा क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे। तो आज का जो डाइजेशन पार्ट आपका सेकंड आज समाप्त करते हैं, कई नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो सभी छात्रों, टीचर उम्मीद के साथ इसको पढ़ते रहें और हर प्रश्न को लगाएं। मैं राहुल सिंह आज की क्लास में आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, नई ऊर्जा के साथ। सभी को जय हिंद, राम राम, जय सिया राम। थैंक यू, नमस्कार।